नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ ऋषभ। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और मेरे साथ इस समय भोपाल से जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। क्या कहता है पंडित जी आज का पंचांग? बिल्कुल। INH 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जो भी दर्शक मुझे विभिन्न प्लेटफॉर्म पे देख पा रहे हैं उनको भी बहुत बहुत नमस्कार। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग की और आज के ग्रह गोचर से। तो आज का पंचांग कुछ इस प्रकार से है। आज 8 अगस्त 2022 का दिन है, दिन सोमवार है। विक्रम संवत 2079 वर्तमान में चल रहा है, शक संवत 1944 है। आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है। बहुत बड़ा दिन है हमारे दर्शकों के लिए, देश के लिए। तो आज के दिन को बहुत श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाइए। एकादशी तिथि है, जैसे मैंने आपको बताया, विक्रम संवत 2079 शक संवत 1944 वर्तमान में चल रहा है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। आज का जो राहु काल है वो कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक राहु काल रहेगा। इसके अलावा आज का जो ग्रह गोचर है वो कुछ इस प्रकार से बन रहा है। आज सूर्य कर्क राशि में इस समय चल रहा है। वहीं चंद्रमा इस समय वृश्चिक राशि में है। आज दोपहर के बाद वो धनु राशि में प्रवेश करेगा। वहीं आज मंगल इस समय मेष राशि में है। बुध इस समय सिंह राशि में गोचररत है। वहीं गुरु इस समय मीन राशि में वक्री गति से गोचररत है। वहीं शुक्र अब कर्क राशि में प्रवेश कर चुका है, जो कि भारत देश की राशि में गोचर कर रहा है। वहीं शनि इस समय मकर राशि में वक्री गति से भ्रमण कर रहा है। राहु मेष राशि में है और केतु तुला राशि में है। तो ये था आज का ग्रह गोचर और पंचांग। तो जाना आपने आज का पंचांग, और अब रुक करते हैं आज के विषय के बारे में। श्रावण सोमवार में भगवान शिव की पूजा से ग्रहों के दोष को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, आइए जानते हैं इस बारे में। तो पंडित जी, आज सावन का चौथा और आखिरी सोमवार है। आज लोगों के पास कैसा मौका है कि वो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर दोषों को दूर कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, श्रावण सोमवार का दिन है, आज आखिरी सोमवार है, एकादशी की तिथि है। बहुत महत्वपूर्ण आज का दिन है। तो आज के दिन को महत्वपूर्ण और आप अपने अनुकूल कैसे बना सकते हैं, तो आज दर्शकों को मैं यही बताना चाहूंगा। देखिए, श्रावण का सोमवार है। जैसा मैंने श्रावण के सोमवार के पहले दिन भी आपको बताया था कि ये श्रावण का जो महीना होता है वो श्रवण नक्षत्र से प्रारंभ होता है। और श्रवण नक्षत्र जो कि शनि का नक्षत्र होता है। आप देखिए कि शनि के नक्षत्र से इस माह की शुरुआत होती है और इस महीने का समापन भी शनि के नक्षत्र यानी श्रावणी की पूर्णिमा से होता है, जब चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करता है, यानी श्रवण नक्षत्र में होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज, ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से ये महीना अपने आप में बहुत ही सुखद और बड़ा महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। कैसे, आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, 4 मास जब शुरू होते हैं देवशयनी एकादशी से, तो इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन केवल और केवल भगवान शिव के पास में होता है। क्योंकि भगवान विष्णु जो कि सृष्टि के संचालन करता है, वो 4 माह तक योग निद्रा में रहते हैं। योग निद्रा का मतलब है योग में रहते हैं, सोते नहीं हैं, योग निद्रा में रहते हैं और सारी चीजों को अपनी योग दृष्टि से उस पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं। लेकिन चूंकि संचालन का काम इस समय भगवान शिव से होता है, तो आप श्रावण मास के सोमवार के दिन यदि भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा करेंगे तो आपके ग्रह दोष स्वतः ही समाप्त होने लगेंगे। आज के दौर में जो सबसे ज्यादा परेशानी का कारण है वो शनि ग्रह से लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। शनि को लेकर बहुत ज्यादा चिंता मन में बनी रहती है। कुछ राशियां हैं जिनके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके ऊपर शनि का अशुभ ढैया बना हुआ है। कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके ऊपर शनि की महादशा, अंतरदशा इत्यादि
बनी हुई है या चल रही है। उदाहरण के तौर पर यदि मैं बात करूं तो इस समय धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, ये राशियां शनि की साढ़े साती में हैं और 29 नवंबर के बाद मीन राशि एक बार पुनः शनि के साढ़े साती के प्रभाव में आ जाएगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि वर्तमान में इस समय मिथुन राशि पर शनि का अशुभ ढैया बना हुआ है। कर्क राशि नवंबर से शनि का अशुभ ढैया में प्रवेश करेगी और नवंबर से ही वृश्चिक राशि भी शनि के अशुभ ढैया में आ जाएगी। इस समय आप देखेंगे कि इस समय कर्क राशि, मिथुन राशि इत्यादि राशियां शनि के अशुभ प्रभावों से ग्रस्त हैं। बहुत सारी ऐसी राशियां हैं जिनके ऊपर शनि की अशुभ दशा भी बनी हुई है। तो क्या करें जिससे शनि महाराज श्रावण मास में आपसे प्रसन्न हो सकें? तो मैं आपको कुछ विशेष उपाय बताना चाहूंगा कि शनि की आप उस प्रकार से भगवान शिव की पूजा अर्चना करेंगे तो शनिदेव की जो अशुभ दशा है वो आपके ऊपर से दूर होगी। उदाहरण के तौर पर एक बहुत सुंदर सा उपाय, चूंकि भगवान शिव को श्रावण मास में गंगा जल, यमुना जल, बेतवा जल, बीना नदी का जल, गोदावरी का जल, जो विभिन्न पवित्र नदियों के जल हैं, कांवड़ के द्वारा बहुत सारे यात्री उनके ऊपर चढ़ाने जाते हैं। तो यदि आप कांवड़ यात्रा कर रहे हैं और कांवड़ के द्वारा भगवान शिव के ऊपर पवित्र नदियों के जल को आप चढ़ा रहे हैं तो आप मानकर चलिए कि आपकी कुंडली से शनि और विभिन्न ग्रहों के दोष स्वतः ही दूर हो जाएंगे। परंतु आज के दौर में जो हमारे दर्शक हैं, बहुत सारे दर्शक कामकाजी हैं, उनका इन स्थानों तक जा पाना संभव नहीं है। तो कोई बात नहीं, आजकल बाजार में खासतौर से पूजा की दुकानों पर ये मिलता है। गंगा जल भी आपको मिलेगा, यमुना जल भी मिलेगा, गोदावरी का जल भी मिलेगा, गंडक इत्यादि नदियों के जल भी प्राप्त होते हैं। तो जो भी जल आपको प्राप्त हो जाए उसको आप बाजार से ले आइए। ये मैं शनि और राहु के लिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि राहु वर्तमान में मेष राशि के ऊपर चल रहा है और उसकी 7वीं दृष्टि तुला राशि पर पड़ी हुई है और तुला राशि में केतु बैठा हुआ है, वो भी तंग कर रहा है। केतु के लिए मैं अलग उपाय बताऊंगा, लेकिन शनि और राहु के लिए ये जो उपाय है ये बड़ा अचूक साबित होने जा रहा है। तो क्या करें आप? सबसे पहले आप कुछ सामग्रियां एकत्रित कर लीजिए। सबसे पहली सामग्री आपको बताना चाहूंगा, काले तिल आप ले लीजिए। काले तिल बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे। काले तिल आप ले आइए। धतूरे का जो गटा होता है वो उसको आप जरूर एकत्रित करिए आज के दिन। आप धतूरे के गटे यदि 2, 1, 3 और 5 की संख्या में आप लेकर आते हैं तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा। इसके अलावा बिल्व पत्र आप जरूर ले लीजिए। भगवान शिव को भांग बहुत पसंद है। भांग का जो है, भांग की कुछ पत्तियां यदि आप बुला सकें तो जरूर आप ले लीजिए। इसके अलावा शमी, जो कि शनि का जिसकी पत्तियां और जो पेड़ शनि को का प्रतिनिधित्व करता है, उसकी पत्तियां भी जरूर आज आप प्राप्त कर लें प्रातःकाल। अब क्या करें? सबसे पहले आप एक पटे के ऊपर एक थाली आप रखें, स्टील की हो, तांबे की हो या कांसे की हो, या बहुत सारे घरों में सोने और चांदी इत्यादि की भी थालियां होती हैं। तो आप वो थालियां जो है आप ले लें और उसमें आप भगवान शिव का जो शिवलिंग है आप उसमें उसको बिठा दीजिएगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि शिवलिंग के साथ साथ आप यदि नंदी जो कि भगवान के साथ हमेशा चलते हैं, उनको भी आप भगवान के सम्मुख बड़े स्नेह से बिठाइएगा, क्योंकि नंदी के बिना शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आप इस प्रकार से उनको ले लें। कच्चा दूध, गंगा जल और जो शुद्ध जल है उसको आप एक साथ मिला दीजिएगा और आप भगवान शिव के ऊपर, जो मैंने आपको कुछ सामग्रियां कही थी, दूध में यदि आप काले तिल को मिला देते हैं और काला तिल मिलाकर भगवान शिव का आज प्रातःकाल आप अभिषेक करेंगे तो मुझे लगता है आपकी कुंडली में शनि और राहु से जुड़ा हुआ जो दोष है वो स्वतः ही समाप्त होगा। मंत्र कुछ इस प्रकार से आपको बोलना है जिससे आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा बनी रहे। मंत्र 4 अक्षरों का है और ये 4 अक्षर जो है वो भगवान शिव का जो महामृत्युंजय मंत्र है उसका बीज मंत्र माना जाता है। मंत्र कुछ इस प्रकार से है, मैं दर्शकों को एक बार उच्चारण करके बता देता हूं। मंत्र कुछ इस प्रकार से है, ओम हौ जूम सह। तो आप इस मंत्र
के द्वारा आप बूंद बूंद करके भगवान शिव के ऊपर जो आपने सामग्री एकत्रित की है उसको आप चढ़ा दीजिए। बार बार आप उच्चारण करते रहिए, ओम हाँ जूम सह। तो आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो भगवान शिव की अनुकंपा आपको प्राप्त होगी और उसके साथ साथ राहु और शनि से जुड़े हुए दोष भी आपकी कुंडली से बहुत आसानी से दूर होंगे। तो आप इस प्रकार से, और साथ में आपने जो शमी पत्र और बिल्व पत्र आपने एकत्रित किए हैं, तो आप बिल्व पत्र भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर आप चढ़ाइए मंत्र बोलते हुए, ओम त्रिगुणम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम तीन जन्म पाप संहार्थम एक बिल्व पत्रम शिवार्पणम। तो इस प्रकार से आप भगवान शिव के ऊपर बिल्व पत्र चढ़ाइए और उसी प्रकार से शमी पत्र भी आप भगवान शिव के ऊपर चढ़ा दीजिए। इसके बाद भगवान शिव को आप जो भी ऋतु फल हो, जिसमें केला हो, सेब हो, जो भी आपको आसानी से प्राप्त हो सके, बेर इत्यादि भी या आंवला भी प्राप्त हो तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। उससे भगवान शिव प्रसन्न होंगे और फिर भगवान शिव की आप आरती करिए दिव्य तरीके से। जय शिव ओमकारा से आप शुरुआत करिए, भगवान शिव की आरती करिए और उनको प्रणाम करिए। तो इस प्रकार आप यदि पूजा अर्चना करते हैं श्रावण के आज बिल्कुल सोमवार, पंडित जी, क्योंकि तो इस अंतिम प्रकार पूजा अर्चना से भगवान शिव जरूर प्रसन्न होंगे और हर व्यक्ति को उसका मनचाहा वरदान जरूर देंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, जबलपुर से रवि जुड़े हुए हैं। रवि, स्वागत है कार्यक्रम में। जी नमस्कार आप दोनों को सर। जी नमस्कार। रवि, जी मेरा जिनके नाम बारे में आप जानना चाहते हैं उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी, जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म तिथि। के बारे में ही है सर। जन्म स्थान है सर वणी, महाराष्ट्र, यवतमाळ जिला में आता है। ठीक है, और वणी, दिनांक है महाराष्ट्र। 8 अक्टूबर 1985। 8 अक्टूबर 1985। जी, समय जी बताएं। वणी, यवतमाळ, महाराष्ट्र। समय है जब 7 की रात खत्म हो जाती है और 8 की सुबह लगती है 2:12 को। अच्छा, सुबह के 2:12 पे। जी जी जी, सवाल ये कीजिए। जानना है कि नौकरी और शादी का मतलब कुछ दोष है तो किस उपाय से ठीक होगा, या आपकी तरफ से देख लीजिए कोई दोष है या उपाय करने से कैसे नौकरी और जीवन शादी के सुधरेगा? बारे में जानना चाहते हैं आचार्य जी। बिल्कुल, आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है जैसा कि आपने बताया। सिंह लग्न और मिथुन राशि की आपकी जन्म कुंडली है। आपका जो जन्म नक्षत्र है वो पुनर्वसु नक्षत्र में रवि जी आपका जन्म हुआ है। कुंडली में कुछ ग्रह जो बैठे हुए हैं जिनके कारण आपको परेशानियां हैं। देखिए, एक तो आपकी कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति है कुछ इस प्रकार से है। लग्न में मंगल और शुक्र बैठे हुए हैं, चंद्रमा एकादश भाव में बैठा हुआ है, राहु मेष राशि में ही बैठा हुआ है। इस समय राहु का गोचर मेष राशि में ही चल रहा है, तो जो आपके जन्म समय में था। और शनि चौथे भाव में वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं। बुध और केतु एकादश तृतीय भाव में है और बुध अस्त होकर पड़ा हुआ है। देखिए, बुध आपकी कुंडली में पितृ दोष बनाता है रवि जी। तो आप अभी पितृपक्ष आने वाला है, तो इस पितृपक्ष में अपने पितृ दोष की शांति के लिए आप जरूर उपाय करिएगा। दूसरा, राहु आपके भाग्य स्थान में बैठा है। इस समय गोचर में भी राहु वहीं पर बैठा हुआ है। विंशोत्तरी महादशा बुध की चल रही है और बुध में राहु का प्रत्यांतर है। ये चलेगा 18 सितंबर 2022 तक। 18 सितंबर 2022 से 25/12/2024 तक आपके ऊपर एक बहुत शुभ दशा यानी बृहस्पति की दशा प्रारंभ हो रही है और इस दौरान आपका विवाह जरूर होगा। तो इस दशा में आप विवाह के लिए प्रयास करिए। 18 सितंबर के बाद जरूर लाभ मिलेगा, परंतु बृहस्पति आपकी मूल कुंडली में छठे भाव में बैठा हुआ है। तो आप बृहस्पति से जुड़ा उपाय करें रवि जी। बुध से जुड़ा हुआ यानी पितृदोष दूर करने का उपाय करें, और राहु भी आपको तंग कर रहा है, इसका भी उपाय करें रवि जी, इससे आपको जरूर लाभ मिलेगा। तो रवि जी, कामना करते हैं कि जो भी उपाय आचार्य जी ने बताए हैं वो उन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो जरूर आपको लाभ होगा। एक और हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, इंदौर से सुरेश जुड़े हुए हैं। सुरेश, स्वागत है कार्यक्रम में। हाँ जी, हरिओम। जी सुरेश जी, जिनके बारे में जानना चाहते हैं आप, उनके विषय में संक्षिप्त जानकारी। अपने अपने लिए ही जानना जी। चाहता हूँ, मेरा भविष्य के बारे में जानना जी, चाहता हूँ। जन्म स्थान, जन्म समय और जन्म तिथि बता दीजिए। 15 अक्टूबर 1954, ठीक है, 15 अक्टूबर 1954, इंदौर में 1:37 दिन में 1:37 में, और जन्म स्थान है इंदौर। जी सर। जी, सवाल कीजिए। आगे का भविष्य मेरा कैसा जाएगा? ठीक है, भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं आचार्य जी। बिल्कुल सुरेश जी, मैं आपके भविष्य के बारे में बता देता हूँ। आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है। मकर लग्न की कुंडली है, मकर लग्न और वृषभ राशि की है। रोहिणी नक्षत्र के पहले चरण में सुरेश जी आपका जन्म हुआ है। कुंडली में ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से है। उच्च का बृहस्पति सप्तम भाव में बैठा है, उच्च का मंगल लग्न में बैठा है,
उच्च का चंद्रमा पंचम भाव में बैठा है, बुध दशम भाव में है और शुक्र एकादश भाव में, और कन्या राशि का सूर्य नवम भाव में है। आपके ऊपर जो विंशोत्तरी दशा चल रही है वो शनि की महादशा चल रही है, और शनि की महादशा में बृहस्पति का अंतर प्रारंभ हो गया है, और ये दशा आपके ऊपर 23 जनवरी 2023 तक चलेगी, और उसके बाद बुध का प्रत्यांतर आपके जीवन में आने वाला है, जो कि लगभग 17 साल की महादशा होगी। तो ये जो 17 साल की महादशा आपके ऊपर आने वाली है, जिसका प्रारंभ 23 जनवरी 2023 से होगा, ये आपके जीवन की सर्वोत्तम दशाओं में से एक दशा होगी, क्योंकि बुध ग्रह आपकी कुंडली में भाग्य स्थान का स्वामी ग्रह है, और जो कि बैठा हुआ है दशम भाव में, तो आपको कार्य क्षेत्र में भी लाभ देगा। शनि भी आपका उच्च का होकर बैठा है, शनि की महादशा भी आपके ऊपर बढ़िया ही रही होगी। हालांकि वृषभ राशि वाले जातकों को शनि बहुत तंग करता है, परंतु समय अब आपका बहुत बेहतर हो रहा है, और खास तौर से 23 नवंबर को जब शनि आपकी जन्म कुंडली में कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और फिर वापस लौट कर नहीं आएगा, वो कुंभ से आगे ही बढ़ेगा। तो उसके बाद का जो 2 साल का समय है, जब तक शनि कुंभ राशि में और मीन राशि में चलेगा, यानी लगभग 5.5 साल, ये तो आपके जीवन का एक सर्वोत्तम समय रहेगा, और उसी के बाद उसी समय आपके ऊपर बुध की महादशा चल रही होगी। तो सुरेश जी, समय बहुत अद्भुत रहेगा। आप इस समय का भरपूर तरीके से लाभ उठाइए। जो भी आपके आवश्यक कार्य, रुके हुए कार्य आपके जीवन में हैं, उन सारे कार्यों को आप कर डालिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सुरेश जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ रीवा से शैलेंद्र जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, स्वागत है कार्यक्रम में। जी शैलेंद्र जी, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं उनके विषय में संक्षिप्त जानकारी। 13 मई 1976। 13 मई 1976, ठीक है। जन्म समय? सुबह का टाइम है 5 से 6 बजे के बीच का। सुबह 5 से 6 बजे की। जी। जन्म स्थान? रीवा मध्य प्रदेश। रीवा मध्य प्रदेश। जी, सवाल कीजिए। बस थोड़ा सा अपने बारे में जानना था, आगे का जीवन कैसा चलेगा। भविष्य फल के बारे में जानना चाहते हैं आचार्य जी। बिल्कुल, आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है। मेष लग्न और तुला राशि की आपकी जन्म कुंडली है, और मेष लग्न और तुला राशि में आपका जन्म हुआ है। शैलेंद्र जी, स्वाति नक्षत्र के चौथे चरण में आपका जन्म है। कुंडली में ग्रह स्थितियां कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए, आपके लग्न में 3 बड़े ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य, बृहस्पति और शुक्र। हालांकि शुक्र अस्त हो चुका है, परंतु लग्न में उच्च का सूर्य बैठना बहुत बड़ी बात है, और बृहस्पति भी बैठा हुआ है, जो कि आपका भाग्येश है। बहुत सुंदर बात है। मंगल जरूर आपका लग्नेश चौथा होकर, नीच का होकर चौथे भाव में शनि और मंगल दोनों एक साथ हैं, और द्वितीय भाव में बुध रिट्रोकेट यानी वक्री और अस्त होकर पड़ा हुआ है। तुला राशि वाले जातकों की कुंडली में बुध का ठीक होना बेहद जरूरी है, और सबसे ज्यादा आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपका लग्नेश मंगल चौथे भाव में है, तो आपको पेट और पेट से जुड़ी हुई समस्याएं जरूर वो देता रहेगा। आपने पूछा भविष्य कैसा रहेगा, तो भविष्य आने वाले दिनों में, चूंकि बुध की महादशा प्रारंभ हो गई है और बुध में चंद्रमा है, और इसके बाद मंगल की दशा आएगी, तो जो कि काफी बेहतर रहेगी। लेकिन बुध आपकी कुंडली में अस्त होकर पड़ा हुआ है, यानी रिट्रोकेट और कंबस्ट होकर पड़ा हुआ है, तो शैलेंद्र जी, अपनी कुंडली में बुध ग्रह को ठीक करने का उपाय अवश्य कीजिएगा। आने वाला समय बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि का ढैया अभी वर्तमान में चल रहा है, आने वाले दिनों में वो उतर जाएगा, यानी 23 नवंबर 2022 से आपके ऊपर शनि पूरी तरह से चले जाएंगे। केवल केतु ग्रह जरूर बने रहेंगे आपकी राशि के ऊपर, तो केतु का उपाय भी करिएगा। लेकिन आने वाला भविष्य शैलेंद्र जी बहुत उज्जवल है। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ झारखंड से राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश जी, स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार जी राकेश जी, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं उनके विषय में संक्षिप्त जानकारी। अपना भाई के बारे में। जी बताइए। 23/12/1987। फिर से बताएं एक बार। 23/12/1987। जी, 23/12/1987। रात्रि 1:45। रात को 1:45 पर। ठीक है। जन्म स्थान? देवघर, झारखंड। ठीक है, सवाल कीजिए। सवाल है, मेरे भाई का घर वाहन ले सकता है, योग है नहीं, कब तक सफलता मिलेगी? घर के विषय में जानना चाह रहे हैं आचार्य जी। राकेश भाई, देवघर झारखंड से बोल रहे हैं। श्रावण का सोमवार का दिन है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको राकेश भाई। आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है। तुला लग्न और मकर राशि की जन्म कुंडली है। घर को लेकर आपके जीवन में परेशानी है। देखिए, चौथे भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं,
जो कि घर और घर से जुड़ा हुआ कामकाज करते हैं। और अभी शनि आप ही की राशि में है, परंतु चिंता ना करें राकेश भाई, 23 नवंबर के बाद शनि आपकी राशि से निकलेंगे और आपको एकदम लाभ देंगे। देखिए, घर और स्थायी रूप से आपको ठीक होना है तो आप 3 ग्रहों का उपाय जरूर करिएगा। क्योंकि आपकी कुंडली में पितृ दोष बना हुआ है, झारखंड से गया बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो पितृपक्ष में आप गया तीर्थ की यात्रा अवश्य करिएगा और वहां पर जाकर पितृ दोष की शांति आप अवश्य कराइएगा। मुझे लगता है उससे आपको लाभ मिलेगा। और 2 उपाय आप अवश्य करें राकेश भाई। एक तो 28 रत्ती का मोती रत्न सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में पहने। दूसरा, आप एक सिलोनी गोमेद रत्न सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में अवश्य धारण कीजिएगा राकेश जी। इससे आपको काफी हद तक राहत अवश्य प्राप्त होगी। तो राकेश जी, जो भी उपाय आचार्य जी ने बताए हैं वो अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो ज़रूर आपको लाभ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब कार्यक्रम के आखिर में जान लेते हैं 12 राशियों के बारे में। तो आचार्य जी क्या कहती हैं आज की 12 राशियां? बिल्कुल, शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि से। और मेष राशि वाले जातकों का समय आज दोपहर के बाद से सामान्य हो रहा है, क्योंकि चंद्रमा दोपहर बाद धनु राशि में प्रवेश करेगा। लेकिन प्रातः काल बहुत ध्यानपूर्वक काम करें, किसी से बहस बिल्कुल भी ना करें, मन को शांत रखें, कामकाज की स्थिति को बेहतर तरीके से करें तो आपको अवश्य लाभ होगा। और प्रेम संबंधों से खासतौर पर आज आपको दूर रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा आप थोड़ा धैर्य से काम करें, शाम से समय स्वतः ही ठीक होगा। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों का आज का दिन बहुत शानदार बना रहेगा। प्रेम संबंध बहुत बढ़िया रहेंगे, मन बेहद प्रसन्न बना रहेगा, कामकाज की स्थिति काफी बेहतर अवश्य बनी रहेगी। कुल मिलाकर आज का दिन बहुत बढ़िया है, इसका भरपूर तरीके से लाभ उठा लीजिए। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों का समय बढ़िया है। देखिए, शिक्षा और शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई कार्य आज आप करने जा रहे हैं तो उसमें आपको अवश्य लाभ होगा। संतान से जुड़ी हुई समस्या भी आज आपकी दूर होने जा रही है। तो कुल मिलाकर समय बहुत ही बेहतर है, इसका भरपूर तरीके से लाभ उठा लीजिए। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों का दिन आज बढ़िया है। शासन से जुड़ा हुआ कोई कार्य यदि आज आप करने जा रहे हैं तो उसमें आज आपको लाभ मिलेगा। दोपहर के बाद से समय और भी बेहतर बन रहा है। इसके बाद यदि आप दोपहर में कोई आवश्यक काम करते हैं तो उसमें सफलता और मिलने जा रही है। आने वाले 2-3 दिन जो है वो कर्क राशि वाले जातकों के लिए काफी बेहतर है, तो इसका भरपूर तरीके से लाभ उठाकर अपने आवश्यक कार्यों को तेजी से संपन्न अवश्य कीजिएगा। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक आज का समय थोड़ा सा कमजोर है। देखिए, अपने ही आपका उतना साथ नहीं देंगे जितनी की आप अपेक्षा कर रहे हैं। लोगों से मदद नहीं मिलेगी। सितारे दोपहर तक ही कमजोर हैं, लेकिन दोपहर के बाद परिस्थितियां एकदम ठीक होंगी। और जैसे ही चंद्रमा का गोचर धनु राशि में होगा वैसे ही आपके कामकाज बनने लगेंगे और तनाव में कमी स्वतः ही आने लगेगी। तो चिंता ना करें, शाम से समय स्वतः ही ठीक होगा। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों का दिन आज बेहद शानदार है। पराक्रम भाव में चंद्रमा आज दिन भर आपकी पूरी तरह से सहायता करेगा, मन आपका बेहद प्रसन्न बना रहेगा। हालांकि राशि स्वामी इस समय 12वें भाव में, तो थोड़ा सा इरिटेशन और चिड़चिड़ाहट आपको हो सकती है, परंतु वो भी 20 अगस्त के बाद स्वतः ही ठीक हो जाएंगे। तो आज के जितने भी आपके आवश्यक कार्य हैं कन्या राशि वाले जातकों, उसको तेजी से अवश्य कर लें। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है तुला राशि। देखिए, तुला राशि वाले जातकों का आज का दिन थोड़ा सा कमजोर है। द्वितीय भाव का चंद्रमा आज शाम तक आपको परेशान करेगा। घरेलू कामकाज को लेकर चिंता बनी रहेगी। धन को लेकर भी परेशानी बनी रहेगी, पर चिंता बिल्कुल ना करें। शाम को चंद्रमा जैसे ही धनु राशि में आपकी राशि से तीसरे भाव में पहुंचेगा, परिस्थितियां एकदम बदल जाएंगी। तो आप शाम तक इंतजार करें। अगली राशि की चर्चा करते हैं, वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों का समय आज दिन भर बहुत अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा आप ही की राशि में गोचररत है। तो इसके चलते आपके जितने भी कामकाज हैं वो आज बहुत तेजी से बनेंगे, मन बेहद प्रसन्न बना रहेगा। प्रेम संबंधों के लिए दिन भी आज बेहद खास बना हुआ है। तो कुल मिलाकर समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल बना हुआ है, इसका भरपूर तरीके से लाभ उठा लीजिए। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है धनु राशि। धनु राशि का दिन आज थोड़ा कमजोर है। देखिए, चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव में है, जिसके चलते मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से वो आपको तंग करता रहेगा। व्यर्थ की बहस हो सकती है, परंतु चिंता बिल्कुल भी ना करें। शाम को जैसे ही चंद्रमा आपकी राशि में पहुंचेगा, मन एकदम शांत हो जाएगा। समस्याएं शाम को स्वतः ही दूर होंगी। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों का दिन
आज बहुत शानदार है। एकादश भाव का चंद्रमा शासन और शासन से जुड़ा हुआ, संतान और पिता से जुड़े हुए कार्यों में सफलता दिलाता है। तो उस क्षेत्र में आपके जितने भी काम हैं उनको तेजी से कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आपको समस्या बिल्कुल भी ना हो। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों का समय बहुत शानदार है। दशम भाव में चंद्रमा का गोचर बेहद लाभकारी है, जिसके चलते न केवल आपका मन प्रसन्न बना रहेगा, कामकाज में मजबूती रहेगी। प्रॉपर्टी और शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ कोई काम आप करने जा रहे हैं तो उस क्षेत्र में भी आज आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। कुल मिलाकर दिन आपका बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, इसका भरपूर तरीके से लाभ उठा लीजिए। अंतिम राशि यानी मीन राशि की बात करते हैं। नवम भाव में चंद्रमा का गोचर न केवल आपको कामकाज में राहत देगा, संतान का सहयोग मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज, धार्मिक कार्यों में आज आपकी रुचि बनी रहेगी। अधिकारी और आपके अधीनस्थ वर्ग आज आपसे बहुत प्रसन्न रहेंगे। कुल मिलाकर दिन बहुत बढ़िया है, इसका भरपूर तरीके से लाभ उठा लीजिए। तो ये थी आज की 12 राशियां। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए और दर्शकों को इस विषय में अहम जानकारी देने के लिए। तो इसी के साथ सितारों की चाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।